हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जिस तरीके से डेली बेसिस पर समरी लेकर के आ रहा हूं, आज हम लोग यूनिट नंबर 21 की समरी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं समरी का फायदा होता क्या है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, पूरी बुक में क्या करते हैं, हम लोग यूनिट पूरा पढ़ लेते हैं। अगर हम पूरा यूनिट ना पढ़े और उसकी समरी पढ़ ले तो भी उसका जो मैक्सिमम कंक्लूजन होता है वो हमें मिल जाता है कि आखिर उस यूनिट में होगा क्या, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में यहां से कवर हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 21 है हमारा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कितने तरीके के बैंक हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, उसको हम यहाँ पर इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है, कितने टाइप के बैंक है, कौन कौन से बैंक हैं। तो लास्ट यूनिट में नंबर ऑफ बैंक्स तो हम लोगों ने देख ही लिए थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब हम लोग इसमें स्ट्रक्चर देखने वाले हैं यहाँ पर कि यू हैव लर्न व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बैंक्स एंड बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वेरियस लेजिस्लेशन जो कि गवर्निंग बैंकिंग इन इंडिया, और ऐसे डिफरेंट टाइप के बैंक है जिसको हमने भी डिस्कस किया इस यूनिट में, अगर आपने यूनिट को पढ़ा होगा तो। बैंक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज द शेड्यूल्ड बैंक एंड द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इंडिया में बैंक्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक, मतलब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर हमारे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जगह मिलती है, उन बैंक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं, राइट। रीजनल रूरल बैंक्स की बात करूं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो ये एक स्पेशल टाइप के बैंक्स होते हैं जिनको 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट आरआरबी एक्ट 1976। अब आप बोलोगे एक्ट आया बाद में, बैंक आया पहले, उसकी कहानी है। इसको पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास करके और आरआरबी इसको एस्टेब्लिश कर दिया था। प्रथमा ग्रामीण बैंक पहला आपका मुरादाबाद में एस्टेब्लिश हुआ था 1975 सेकेंड अक्टूबर को। और उसके बाद में क्या हुआ था कि एक्ट जो था वो नेक्स्ट हमारे जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारे पार्लियामेंट का, तब उसे वहां पर लाया गया था। तो वो क्या हो गया, एक्ट 1976, और पहला आरआरबी 1975 में आ गया। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये भी इस शेड्यूल बैंक का स्टेटस इनको मिलता है अपॉन देयर सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। जो कैटेगरी, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरबीआई ने डिसाइड किया, यदि हमारे आरआरबीज उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो वो भी शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में, स्टेटस में आ जाते हैं। These banks required licensing as per the norms laid down by the RBI and their operations are regulated by RBI। इसका मतलब यह है कि जितने भी बैंक्स हमारी कंट्री में हैं उनको यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा, किससे, आरबीआई से। आरबीआई इनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और लाइसेंस मिलेगा इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने प्रोवाइड किया है यहाँ पर पावर्स आरबीआई को कि आरबीआई बैंक्स को लाइसेंस देगा। तो बैंक्स क्या करेंगे, लाइसेंस लेंगे आरबीआई से। और अगर अपन बात करें रेगुलेटरी अथॉरिटी की, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा बैंक्स का इंडिया में, तो वो होगा आरबीआई, राइट। अब सहकारी बैंकों की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक हैव बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद इफेक्ट ऑफ 1 मार्च 1966। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि अपन कोऑपरेटिव सिस्टम की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में आए थे 1905 में, ठीक है। 1905 में कोऑपरेटिव सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया था। अब जब कोऑपरेटिव सिस्टम इंडिया में आ गया तो आरबीआई एक्ट हो चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, ये तो हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम के बहुत बाद में आए हैं। तो जब ये बहुत बाद में आए तो कहीं ना कहीं इन कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हमें किसमें, जो ये रेगुलेशन है, चाहे वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो या आपका आरबीआई एक्ट हो, उसके अंडर उनको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, ये पूरे के पूरे जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर हुए हैं। कब, 1 मार्च 1966 से। While they have been established under the Cooperative Societies Act of the state concerned with the regards to their constitution, registration, conduct and elections। मतलब कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सहकारिता व्यवस्था बोलते हैं हम इसको। कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं। तो जब हम यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, तो जब ये कोऑपरेटिव सिस्टम हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर कवर नहीं होता था, तब तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के अंडर के एक्ट में, ये इनको लाइसेंसिंग, इनकी फंक्शनिंग, ये कैसे बनेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये क्या काम करेंगे और इनके इलेक्शन, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट की होती थी, राइट। वर्ष 2020 की बात करें, कुछ अमेंडमेंट्स यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किए गए इन ऑर्डर टू गिव वाइडर पावर टू आरबीआई टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव बैंक्स। मतलब
हमने यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ चेंजेस किए। अब हमने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंज करने का मतलब क्या होता है, जब भी कभी किसी भी एक्ट में चेंजेस या फिर अपडेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, संशोधन। तो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ संशोधन किए गए, और उस संशोधन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने क्या किया, कुछ पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं वो आरबीआई को प्रोवाइड की उस अमेंडमेंट्स के थ्रू, ताकि इफेक्टिव प्रभावी कंट्रोल किया जा सके किस पर, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स पर, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, राइट। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद हम, fintech is the thought process which enables financial industry to use the information technology enabled service, जिसको हम ITES बोलते हैं। ITES का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। तो फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम इनेबल करते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जो हमारी वित्तीय उद्योग है, उसको किस चीज के लिए, कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, राइट, फॉर अफोर्डिंग और डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, अपने कस्टमर्स को सही, अच्छी और ज्यादा अच्छी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए। Fintech provides a highly user-friendly platform wherein a laser tech savvy customers can also transact with ease with the lesser cost। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हाईली यूजर फ्रेंडली है, जहां पर लेसर टेक सेवी कस्टमर, जिनको ज्यादा तकनीक का ज्ञान नहीं है ना, वो भी यहां पर क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सस्ते दाम पर क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द फिनटेक। Going forward, the fintech can prove to be potential tool of area of the financial inclusion। और आगे चल के इस फिनटेक ने ये बताया, और इस फिनटेक ने प्रूव कर दिया कि उसके पास में एक पोटेंशियल टूल है, पोटेंशियल मतलब प्रभावी टूल है, जो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के एरिया को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया में, कम से कम टाइम में, थ्रू द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनीज का यूज करके, राइट। जो टेकफिन्स होते हैं ये जनरली टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं विच हैव बीन प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट आर नॉट प्राइमरीली फाइनेंस रिलेटेड बट आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्च फाइनेंशियल सर्विसेज। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल कंपनी तकनीक का यूज करने लग जाए, फिनटेक है। और टेकफिन्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी किसी चीज में, जैसे गूगल पे जो है वो टेकफिन कहलाएगा, वो फिनटेक नहीं होगा। क्यों टेकफिन, क्योंकि गूगल ऑलरेडी तकनीक में से जुड़ा हुआ था, फाइनेंस से बाद में जुड़ गया तो टेकफिन्स बन गया। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनटेक की, तो पेटीएम इज अ फिनटेक कंपनी। क्यों, क्योंकि पेटीएम पहले से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व था और फिर उसने तकनीक को यहां पर क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। तो टेकफिन्स और फिनटेक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको उसके नाम से समझना पड़ेगा। तो जो टेकफिन्स होती हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं विच हैव बीन प्रोवाइडिंग, जो कि प्रोवाइड कर रही है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट आर नॉट, जो प्राइमरीली मतलब बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड नहीं था, बट प्रोसेस उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी लॉन्च कर दिया। फॉर एग्जांपल हम जो यहां पर पेमेंट्स कर पाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी हम व्हाट्सएप से क्या कर पा रहे हैं, पेमेंट्स कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेकफिन्स। ठीक है, क्योंकि तकनीक का काम पहले चल रहा है लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बाद में इन्वॉल्व हो गया, तो उसको हम टेकफिन बोलेंगे, राइट। They already have access to customers and massive amount of the data from their relationship with their customer। मतलब ये पहले से कस्टमर से जुड़े हैं भाई, व्हाट्सएप पहले से सब यूज कर रहे हैं, बाद में उनको पेमेंट का ऑप्शन मिल गया, तो ये कहलाता है आपका टेकफिन्स, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि न्यू बैंक है, या फिर हम बात करें डिजिटल ओनली बैंक्स। न्यू बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक्स जैसे रिजर्व पे वगैरह आपने सुना होगा, तो ये न्यू बैंक्स कहलाते हैं। ये रेगुलेटेड नहीं है किससे, आरबीआई से। तो न्यू बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, राइट। दे हैव टाई अप अरेंजमेंट विद द रेगुलेटेड बैंक टू ऑफर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। मतलब ये जो न्यू बैंक्स होते हैं ये पहले से क्या करते हैं, ये रेगुलेटेड बाय द आरबीआई नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे, टाई अप अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं कि रेगुलेटेड बैंक, जो ऑलरेडी बैंक आरबीआई से रेगुलेटेड हैं उनसे, और ये उनके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये मीडिएटर की तरह काम करेंगे, डायरेक्टली बैंक की तरह काम नहीं करते हैं, राइट। These entities provide niche product to the customers such as buy now pay later। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं अमेजन पे बाय नाउ पे लेटर होता है, तो क्या डायरेक्टली कोई बैंक इन्वॉल्व है, नहीं। अमेजन के साथ में एक मीडिएटर होगा, जो न्यू बैंक होगा वो प्रोवाइड करेगा हमें बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन, और ये जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिलवाने वाला ये जो मीडिएटर है ये किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड होगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं न्यू बैंक, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो द आरबीआई इज
मॉनिटरिंग दिस स्पेस इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। और जो आरबीआई है यहां पर ये सारा काम कर रहा है किसके, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट मतलब उसके हित के लिए काम कर रहा है। भारत में अगर हम बात करें, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को हम रेगुलेट करते हैं बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के बेसिस पर, जो कि लेजिस्लेचर जिसको हमने शुरू किया दिसंबर 2007 में। PSS एक्ट एज वेल एज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008। एक तो हमारा एक्ट हुआ, कौन सा एक्ट हुआ? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। दूसरा हमारा इसके अलावा हमने क्या किया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस जो हैं 2008 उसके फ्रेमवर्क्स को हमने बनाया है, जो कि केम इनटू इफेक्ट 12 अगस्त 2008 से इसको प्रभावी किया गया। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ द PSS एक्ट, कोई भी पर्सन, अगर हम बात करें सेक्शन 4 की PSS एक्ट की, तो कोई भी पर्सन अदर देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन कमेंस और ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया अनलेस ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई के अलावा कोई भी व्यक्ति यहां पर क्या नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का ऑपरेट नहीं कर सकता पेमेंट सिस्टम को इंडिया में, जब तक कि आरबीआई ने उसको ऑथराइज ना किया हो तब तक, राइट। चलिए देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है। रिजर्व बैंक हैज सिंस ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, आरबीआई ने जब से यहां पर क्या किया, ऑथराइज किया पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम पीपीआई बोलते हैं, ओपन पीपीआई, क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई, डिफरेंट टाइप के पीपीआईज होते हैं। तो ये जो पीपीआईज हैं, पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिनको हम बोलते हैं, ये कार्ड स्कीम, क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नेटवर्क्स एंड सेंट्रलाइज क्लियरिंग अरेंजमेंट। तो आरबीआई ने क्या किया यहाँ पर, जब पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट किया तो बहुत सारी चीजों को उसे लॉन्च करना पड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस जो होगी वो किसको, हमारे बैंक्स के कस्टमर्स को मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी समरी हो जाती है कंप्लीट। आपको करना यह है कि ये ऑलिव बोर्ड का JIB CIB टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। इसकी सारी पीडीएफ्स इस चैनल पर और इस चैनल पर अपलोड हो रही हैं टाइम टू टाइम समरी की, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये मेरा FB पेज है, अगर आपको जुड़ना हो तो हिमांशु सर जी FB पेज से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं, अगर आप उन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको यूज करना है कोड हिमांशु। पूरे साल भर अगर मैं बात करूं तो आप जब भी कभी अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स में, तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, और वहां पर आप पाएंगे एडिशनल 5%, नॉट 55, एडिशनल 5% डिस्काउंट। जो एक्चुअल डिस्काउंट चल रहा होगा उस डिस्काउंट का आपको एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पर, राइट। चलिए तो मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको कोड कैसे यूज करना है। बहुत इजी मेथड होता है कोड को यूज करने का, कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं है। यहाँ पर आपको जाना है oliveboot.in पर, हमारा कोर्स चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ऑफर चल रहा है, नहीं चल रहा होगा तब भी आपको ऑफर मिलता है। जैसा मैं बात करूं यहाँ पर हमारे जितने भी बैचेस हैं, कोई भी बैच में आप जाओगे, आप जब भी कभी कोई भी कोर्स को बाय करना चाहोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक तो वो इंडिविजुअल कोर्स और दूसरा दिखाएगा JIB सुपर एलिट बैच। ये जो JIB सुपर एलिट बैच है ना, ये बैच ऐसा बैच होता है जिसमें हमारे JIB के जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सब का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, हैव अ कूपन कोड पर जाना है वैलिडिटी चूज करने के बाद में, और वहां पर टाइप करना है मेरा नाम मतलब हिमांशु, HIMANSHU से इसको आप रिडीम कर लेंगे तो आपको ये जो कोर्स है ये 2599 में मिल जाएगा, राइट, जिसका प्राइस अभी 4000। इसके अलावा एक हमारा अभी रिसेंटली इस जो आपका मई में एग्जाम होना है उसको लेकर के एक बैच हमने लॉन्च किया, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में भी MCQs बैच है ये, जिसमें हम क्या करेंगे, 6 महीने की आपको वैलिडिटी देंगे, और इस बैच में आपको 2100 प्लस MCQs और केस स्टडीज कराई जाएगी। तो आपको जाना है, कोड यूज करना है हिमांशु, इसको यहाँ रिडीम करना है। ये देखिए इसका प्राइस पहले जो 4000 रुपीज था वो हो गया 1799 रुपीज। तो करना यह है कि जब भी कभी आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु और वहां आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी से जाइए, अवेल कीजिए ऑफर को बाय यूजिंग कोड हिमांशु, और यहाँ पर 55% तक का ऑफ
लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से आप लोग सेशंस को लाइक नहीं कर रहे हैं। सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में।